तो उसके लिए फिर एक दूसरे जगह पे उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि यूट्यूब पे बाद में अपलोड हो सके। तो कल हम लोग चर्चा कर रहे थे माया उर्फ स्पेशलाइजेशन का। दरअसल वो जो हमारी आध्यात्मिक सोच रही है और जो वैज्ञानिक सोच रही है, दोनों का मिला जुला स्वरूप ही कहने की कोशिश की गई है। और कैसे कैसे डार्विन का इवोल्यूशन थ्योरी भी उसमें है। ये तीनों की जो त्रिवेणी है, अगर इसको जोड़ दिया जाए तो सृष्टि का, रचना का और आज तक की प्रगति का, विकासवाद का क्या स्वरूप बनता है, इसी पर उसमें चर्चा की गई है। हिरण्यगर्भ था शुरू में, सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म था। तो वहाँ से जब बात शुरू हुई तो उसी को विज्ञान ढूंढने की कोशिश कर रहा है। गॉड पार्टिकल, वो ईश्वरीय पार्टिकल, ईश्वरीय तरंगें, ये सब उसी हिरण्यगर्भ से पैदा हुई। कण भी बना, तरंगे भी बनी, और उसी गॉड पार्टिकल से आज जो कुछ है सब बना है। और इसीलिए कहा जाता है कि कण कण में ईश्वर है। सारे जितने ट्रेडिशनल धर्म आज हैं, रिचुअल्स में जो भी अंतर हो, एक बिलीफ तो है ही कि सब उसी ईश्वर ने बनाया है, या ईश्वर खुद ही अपने को उसने बना लिया स्पेशलाइजेशन के द्वारा। वही माया और स्पेशलाइजेशन की शुरुआत हुई। विज्ञान भी वही ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लगभग वहीं तक पहुंच भी रहा है। और डार्विन का विकासवाद भी वही कह रहा है। देखिए, चिड़ियाँ बहुत ज़्यादा आज बोल रही हैं। तो उसी में हम लोगों ने धीरे धीरे आगे यात्रा की। कल ये देखा कि कैसे वो जो इवोल्यूशन हुआ, जो स्पेशलाइजेशन हुआ, वो पूजा में स्पेशलाइजेशन आया, पढ़ाई में, शिक्षा में स्पेशलाइजेशन आया। ज्ञान एक है, सत्य क्या सही खोजबीन करना, पहचान करना, जानना और उसके आधार पर कार्य करना, यही विज्ञान है। यही अध्यात्म भी रहा है। विज्ञान प्रयोगों के आधार पर जहाँ तक संभव हो करता है, अध्यात्म चिंतन के आधार पर करता है, या ऑब्जर्वेशन के आधार पर करता है। विज्ञान भी ऑब्जर्वेशन का सहारा लेता है। कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, ज्ञान एक ही है, चाहे वो अध्यात्म का ज्ञान हो, चाहे भौतिकी का ज्ञान हो। और अलग अलग विषय, उसके अलग अलग फलक हैं। जैसे लाइब्रेरी में ज्ञान की अनेक पुस्तकों को अलग अलग लाइब्रेरी में रैक्स पे रख देते हैं, टाइटल दे देते हैं विषय की सुविधा के अनुसार, ताकि खोजने पढ़ाने में आसानी हो। वैसे ज्ञान एक ही है, लेकिन अलग अलग विषय का नाम दे देते हैं ताकि पढ़ने पढ़ाने में सुविधा हो। तो उस पर हम लोगों ने चर्चा की कि कैसे ज्ञान एक है। और ज्ञान एक है, इसके लिए सबसे अच्छी किताब, एक बार मैंने पहले भी जिक्र किया था, कापरा की टर्निंग पॉइंट, अद्भुत किताब है। हम तो हमेशा से ये मानते रहे कि किसी को ग्रेजुएशन की, स्नातक की डिग्री तभी देनी चाहिए जब वो किताब पढ़ ले। फिर आचार विचार में कैसे, रहन सहन में स्पेशलाइजेशन आया, और चिकित्सा में कैसे स्पेशलाइजेशन आया, ड्रेसेस में कैसे स्पेशलाइजेशन आया, यहाँ तक की चर्चा हम लोगों ने कल की थी। अब उसके आगे की चर्चा आज शुरू करते हैं। सतीश सिंह जी ने, जो वैसे तो बनारस के हैं लेकिन आजकल नोएडा में रह रहे हैं, उन्होंने एक प्रश्न भेजा है। उस प्रश्न पे भी चर्चा करेंगे। अगर इस
के बाद समय बचा तो, अगर समय नहीं बचा तो वो चर्चा कल की जाएगी। बड़ा अच्छा प्रश्न है, इस प्रश्न में आप भी सोच सकते हैं। उनका मूलतः प्रश्न ये है कि क्या छोटे बच्चों को, जो अभी कम उम्र के हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनको व्यवस्था में लाने के लिए, जिसे राजनीति कहा जा रहा है, मैं तो इसको राजनीति को लोक नीति में परिवर्तन करने के मुहिम पे भी हूँ, और वही भविष्य का रास्ता है। तो उस लोक नीति में जो अभी नए नए बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या उनको इसमें शामिल करना चाहिए या नहीं? उनका प्रश्न ये है कि या शामिल करना कितना सही है, कितना गलत। क्योंकि ज़्यादातर पार्टियाँ बच्चों को यूनिवर्सिटी में भी अपना विंग रखती हैं, कॉलेजेस में भी अपना विंग रखने की कोशिश कर रही हैं, और बहुत दिनों से कोशिश कर रही हैं। ये कहाँ तक उचित है? प्रश्न ये है, इस पर चर्चा कई एंगल से होनी चाहिए, इस पर चर्चा होगी। और मैं चर्चा में जो कुछ कहूँ उसको सुनने के बाद अगर आप उसे सहमत हों तो कोई बात नहीं है, अगर असहमत हों तो असहमत के बिंदु ज़रूर लिखिएगा, ताकि हम लोग उस पर और गहन चिंतन कर सकें। तो अब माया उर्फ स्पेशलाइजेशन का, एक चिड़िया यहाँ बैठी हुई है, देखिए तब से बोल रही है पता नहीं आज वो कुछ बोलना चाहती, भावगंगा में वो कुछ अपना योगदान दे रही है, बड़ी मीठी आवाज़ में बोल रही है। तो रहने के लिए सभी लोग या तो पहले गुफाओं में रहते थे या पेड़ के नीचे। रहने के लिए सभी लोग या तो गुफाओं में रहते थे या पेड़ों के नीचे। फिर घर बनाने के स्पेशलिस्ट बने, जिन्होंने झोपड़ियाँ बनाई, मिट्टी की दीवारें और घास फूस की छाजन। स्पेशलाइजेशन आगे बढ़ा तो तरह तरह के घर बनने लगे, और हर कमरे में अलग अलग स्पेशलिस्ट हो गए। कोई बेडरूम का स्पेशलिस्ट, तो कोई ड्राइंग रूम का, कोई किचन का, तो कोई गेस्ट रूम का, और कोई तो गुसलखाने के टॉयलेट के ही विशेषज्ञ हो गए। कुछ इंटीरियर के स्पेशलिस्ट तो कुछ एक्सटीरियर के। बात यहाँ तक कल हुई थी। यहाँ पर एक और मज़ेदार बात कि कैसे विकासवाद आगे जाता है फिर पीछे भी लौटता है, लहरों की तरह से। छोटे छोटे गुफाओं से लेकर के फिर झोपड़ियों और वहाँ से होते हुए 5 स्टार 6 स्टार होटलों, रहने के क्या क्या व्यवस्थाएं, कहाँ तक हम पहुँचे। एक समुद्र के किनारे के रिसॉर्ट में हम लोग गए, और बताया गया था कि ये 7 स्टार रिसॉर्ट है, 6 स्टार से भी आगे, जो सबसे ज़्यादा। तो आप सोचिए वहाँ क्या हुआ होगा। 6 स्टार होटल्स तो आपने देखे हैं, 7 स्टार में क्या होगा? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि वो 7 स्टार कुछ भी नहीं था, केवल गांव में जहाँ से हमने यात्रा शुरू की थी, घास फूस की झोपड़ी वही थी। इस पर मेरी एक कविता भी है, हो सकता है कल सुनाएं, कि अंततः फिर हमें प्रकृति के पास लौटना पड़ेगा। वही हमारा अंतिम घर है, अंतिम आश्रयदाता है। अगर ये प्रकृति ख़त्म हो जाए तो हम 1 घंटे 2 घंटे भी नहीं बचेंगे। तो हमें अपनी जीवन पद्धति इनके साथ साथ रहना है, बनाना है। उस कविता को तो कल सुनाएंगे, लेकिन कैसे कैसे स्पेशलाइजेशन ने हमको कहाँ तक ठेल दिया है। स्पेशलाइजेशन का एक मोमेंटम होता है। अब जब स्पेशलिस्ट हो गए तो उनको तो कुछ ना कुछ करना ही है। जहाँ ड्रेसेस की बात थी, इसके कितने तरह के ड्रेस का स्पेशलाइजेशन हुआ, और फिर उसमें फैशन डिज़ाइनिंग शुरू हुई। तो जो स्पेशलिस्ट हो जाते हैं वो कितने प्रकृति के लिए या हमारे लिए ही खतरनाक हो जाते हैं, इसको हमें सोचना पड़ेगा।
हमें अपने ज़रूरतों के हिसाब से तय करना है कि कैसे रहना है। हमें किसी स्पेशलिस्ट की ज़रूरत के हिसाब से नहीं तय करना है कि हम कैसे रहें। इसी पर मेरा एक और दूसरा व्यंग्य लेख है, शायद कल उसको सुनाएं, कि पहले हमें जो आवश्यकता होती थी उसी अनुसार ढूंढ लेते थे, आविष्कार कर लेते थे। प्रकृति का सहज नियम है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तलाश की जननी है, खोज की जननी है। लेकिन इसका उल्टा जब हो जाता है तो बड़ा ख़तरनाक हो जाता है कि हमने कोई आविष्कार कर लिया, अब पब्लिक के लिए उसकी ज़रूरत है या नहीं, लोगों के लिए उसको ज़रूरत है कि नहीं, इससे मतलब नहीं। हमने आविष्कार कर लिया है तो उसकी आवश्यकता पैदा करनी है, भले ही वो धरती के लिए, प्रकृति के लिए नुकसानदेह हो। हमने एटम बम बना लिया है या हथियार बना लिए हैं तो हमको उसको बेचना है, और बेचने के लिए युद्ध जैसी स्थितियां तैयार करनी है पूरे दुनिया में, अलग अलग देशों में। हमने आविष्कार कर लिया है एक ऐसे डिटर्जेंट का, अब उसकी आवश्यकता पैदा करनी है, भले ही उससे नदियां प्रदूषित हों, जहां वो पानी बह के जा रहा हो वो प्रदूषित हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब हम अपने आविष्कार के लिए आवश्यकता तय करने लगते हैं, जब मामला उल्टा कर देते हैं, तो धरती के लिए बहुत ख़तरनाक होता है। हमें अपने खुली आँखों से, इसीलिए मैं कहता हूँ अपदीपो भव, खुली आँखों से हमेशा ये तय करना है कि जो हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं वह अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रकृति के सामंजस्य के साथ करने जा रहे हैं, या किसी ने आविष्कार कर लिया है और वह ज़बरदस्ती हम पर, हमें उसकी आवश्यकता हमको बता रहा है, हमको अपने एडवर्टीज़मेंट द्वारा या अपने अन्य सम्मोहनों द्वारा कहीं हमको गुमराह तो नहीं कर रहा है। हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, फिर भी हम मजबूरन या मिसगाइड होकर के उसका प्रयोग कर रहे हैं। यह हमको हमेशा हर पल तय करना है अगर हमको भविष्य को अच्छी धरती अपने बच्चों को देना है। अपनी आंखें खुली रखनी हैं, हमें अपनी आवश्यकता अनुसार चलना है, ना कि हमें किसी के द्वारा बना लिए गए किसी चीज़ का और फिर उसके द्वारा हमें ये सिद्ध कर दिए जाने पे कि यही तुम्हारे लिए आवश्यक है। विज्ञापनों के द्वारा, आजकल विज्ञापन इसके सबसे ख़तरनाक हथियार हो गए हैं। तो इसलिए और अब आज सावधानी का युग है, हमको विशेषज्ञों के अनुसार नहीं चलना है, हमको अपनी ज़रूरत के हिसाब से चलना है। विशेषज्ञ या फैशन डिज़ाइनर्स जो फैशन विशेषज्ञ हो गए, अब वो तय करते हैं कि नहीं अब इतनी मोहरी का पैंट चाहिए कि इतनी मोहरी का पैंट चाहिए। हर साल उसका स्वरूप बदलते रहते हैं। क्या आज वह मोहरी कंफर्टेबल है, अगले साल दूसरी तरह ज़्यादा मोहरी का पैंट कंफर्टेबल हो जाएगा। और अगर आप आउट ऑफ फैशन जिसे कह रहे हैं वैसा पहने हुए हैं तो लोग कहेंगे कि आप अच्छे नहीं लग रहे हैं। यह भावना जो भरी जा रही है, केवल क्या ड्रेस से तय होगा कि कौन अच्छा लगता है कौन नहीं? चाल चलन, चरित्र, व्यवहार, विचार, ये कोई मायने नहीं रखता, जबकि लोग यही देखते हैं। लेकिन ये फैशन डिज़ाइनर्स ये सिद्ध करते हैं कि नहीं, लोग तुम्हारा केवल ड्रेस देखते हैं और ड्रेस में भी फैशन देखते हैं कि तुम फैशन के अनुसार हो कि नहीं। इससे कितना धरती पर बोझ होता है। अगर हर साल फैशन बदल दिया जाए तो आप पुराने कपड़े फेंक देंगे या जो भी कर दें। अब आप नए से लाएंगे तो जो भी नई चीज़ें, इस तरह के कपड़े या जो भी बन रही हैं, यह धरती पर कहीं ना कहीं बोझ बन रहा है। अगर ये सिंथेटिक है तो जो ज़मीन के अंदर से ऑयल निकल रहा है, पेट्रो प्रोडक्ट्स वो भी सीमित हैं, वो ख़त्म होते जा रहे हैं। अगर आप कॉटन या और दूसरे ले रहे हैं तो वो भी धरती से ही उग रहे हैं, उनको उगाने में जो संसाधन धरती की लग रही है वो कम हो रही है। तो इसलिए अगर ड्रेस ज़रूरत भर का हो तो यह तो धरती बर्दाश्त कर पाएगी। लेकिन आपके वो गांधी जी कहा करते थे ना, या और भी कई विचारकों ने कहा है कि इस धरती पर सबकी ज़रूरतें पूरा करने के लिए बहुत कुछ है,
लेकिन इस धरती पर एक भी व्यक्ति का लोभ पूरा करने के लिए संसाधन नहीं है। अब आज स्पेशलिस्ट जब ज़्यादा हो गए हैं और फैशन इतना बढ़ रहा है, तो एक और चीज़ बढ़ जाएगी कि इस धरती पर सबकी ज़रूरतें पूरा करने के लिए बहुत कुछ है, सबके लिए काफ़ी है, लेकिन ये धरती लोगों के लोभ और लोगों के फैशन और स्पेशलिस्टों को विचार के अनुसार धरती चलाने के लिए धरती काफ़ी नहीं है। तो इसलिए हम लोगों को अपनी आंखें खोल कर रखनी है। किसी भी डायमेंशन में स्पेशलिस्टों के चक्कर में ही सब कुछ नहीं होना है, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से चलना है। स्पेशलिस्ट से राय ले लीजिए, राय लेने तक ठीक है, लेकिन उनकी अंधभक्ति मत करिए। भोजन में पहले सभी या तो फल खाते थे या कंदमूल या मांस या वनस्पतियाँ। फिर भोजन में स्पेशलाइजेशन शुरू हुआ, तरह तरह का छौंकना, पकाना, भूनना, बेकिंग, सिजलिंग, मिक्सिंग, तरह तरह के स्पेशलिस्ट पनपे और उसी के साथ पनपा तरह तरह से खाने का तरीका। तमाम सारे फूड्स के कार्यक्रम आ रहे हैं टीवी पर, और तमाम सारे महिलाएं और लोग सुबह से शाम तक उन प्रोग्रामों को देखते रहते हैं कि क्या क्या नया फूड वो बना रहे हैं। लेकिन आश्चर्य आपको होता होगा कि वह शायद ही घर में कभी बने, लेकिन देख रहे हैं। उतना काम, उतना समय किसी और अच्छे काम के लिए लगा सकते थे, किसी और को अनगिनत अपने शौक़ के लिए लगा सकते थे, किसी की मदद करने के लिए लगा सकते थे, किसी के बच्चों की शिक्षा में लगा सकते थे, कहीं भी लगा सकते थे, समाज सेवा में लगा सकते थे, प्रकृति को और बेहतर बनाने में, पौधे लगाने में लगा सकते थे। तो तरह तरह के स्पेशलिस्ट पनपे और उसी के साथ पनपा तरह तरह से खाने का तरीका, तरह तरह से खाने का तरीका। मैं हमेशा आम कोशिश करता हूँ कि पूरा बचपन में पेड़ से आम टपकते थे, हम लोग बगिया में जाके रहते थे और खूब खाते रहते थे, कई बार बिना धोए भी खाते थे। खैर, अब मान लीजिए आम आया और धो लिया, अब उसके बाद मैं कोशिश करता हूँ कि उसको चूस करके खाऊं, और जब जितना चूस लें उसके बाद छिलका उतार करके गुठली घर में मैं ही हूँ कि जो चूस के गुठली में जो भी लगा हुआ उसको भी साफ़ करता हूँ। हमारे एक बहुत अजीज़ अमेरिका से आए थे, उन्होंने देखा कि मैं इस तरह से आम खा रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि गिरीश तुम बहुत जंगली हो, इस तरह से आम खाते हो। अरे उसको काट करके और चाहे फाँक बना करके, चाहे छोटे छोटे टुकड़े करके चम्मच से, ये ऐसे आम खाते हो। तो हमने कहा कि इसमें गड़बड़ क्या है। अब आप हाइजीन के बारे में कहते हैं, धोने का तो मैंने धो लिया है, बाकी चम्मच का आविष्कार हो जाना या छुरी कांटे का आविष्कार हो जाना, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे हाथ अब काम के नहीं रहे, हमारे हाथों की शक्ति ख़त्म हो गई या हाथ का इस्तेमाल करना अब पिछड़ापन है। उन्होंने जंगली नहीं कहा, तो बहुत पिछड़े हो। तो मैंने कहा अपने हाथ का इस्तेमाल करना पिछड़ापन जिस दिन माना जाएगा, उस दिन धरती के लिए संकट आ जाएगा। ठीक है, जो चीज़ें आई हैं अल्टरनेटिव के रूप में हैं, आप उनका इस्तेमाल कर लीजिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपने हाथों का जो इस्तेमाल कर रहा है, अपनी आँख का जो इस्तेमाल कर रहा है, वह पिछड़ा हो गया। तो इस सोच को बदलना है। हमें अपने अंगों पर विश्वास करना होगा, अपनी आँखों पर विश्वास करना होगा, अपने एहसासों पर विश्वास करना होगा, अपनी संवेदनाओं पर विश्वास करना होगा। ये बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इस तरह के रोज़ हम कोशिश करते हैं कि आपको सावधान करें, आगाह करें। अगर इस प्रोग्राम का टाइटल भावगंगा न हो जाता तो मैं इसका नाम सावधान ही रखने की कोशिश करता। दूसरा जो अल्टरनेटिव टाइटल होता वो सावधान, किन किन से सावधान रहना है, और कोई भी कहीं भी कुछ भी
देखिए, सुनिए, कोई सलाह लीजिए, लेकिन उसको अपने अनुभव, अपने विचार, अपने अंतस के चिंतन और अपनी आँखों की कसौटी पर ज़रूर कसिए, तभी उसको अख्तियार करिए, तभी उसको अपने आचार विचार में लाइए। तो भोजन में पहले तो सभी फल खा लेते थे, या मांस या वनस्पतियाँ या कंदमूल। फिर भोजन में स्पेशलाइजेशन शुरू हुआ, तरह तरह का छौंकना, पकाना, भूनना, बेकिंग, सिजलिंग, मिक्सिंग, तरह तरह के स्पेशलिस्ट पनपे, और उसी के साथ पनपा तरह तरह के खाने का तरीका। किसी ने बैठकर खाना खाने में विशेषता हासिल की, तो किसी ने खड़े होकर। बफे सिस्टम आया। अब बफे सिस्टम इतना पॉपुलर हो जाए कि लोग कहें कि ज़मीन पर बैठ कर के खाना बहुत पिछड़ापन है, या कुर्सी पर बैठ कर के खाना पिछड़ापन है। तो एक ही तरह का जो आचार पद्धति है उसको सब पर लागू करना, या जो मुझे अच्छा लगता है वही सब करें, ये ज़रूर तानाशाही है। एक दिन मुझसे लोगों ने तानाशाही, लोकतंत्र और सत्य में अंतर की बात कही थी, तो वहाँ मैंने कहा था कि सत्य सबके लिए एक ही रहेगा, और जो सत्य को कहता है, अगर टीचर कोई सही चीज़ 2+2 4 पढ़ा रहा है और बच्चे अगर एग्ज़ाम होता है और 90% उसमें गलत कर देते हैं, और टीचर फिर उन्हें कहता नहीं 2+2 4 है, तो वो तानाशाह नहीं है, वो सत्य बता रहा है। तो सत्य बताना तानाशाही नहीं है, भले ही वो सत्य बताने वाला एक ही हो और बाकी बहुमत में हो। लेकिन जहाँ पर अलग अलग चॉइसेस की बात है, जहाँ पर अलग अलग रास्तों की बात है, वहाँ पर लोकतंत्र आएगा। लोकतंत्र का मतलब है कि जहाँ चॉइसेस हैं वहाँ पर हर एक को अपनी अपनी सुविधा होनी चाहिए, तो वह लोकतांत्रिक व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन सत्य को जो कह रहा है, और सत्य वही है जो हर व्यक्ति सत्य माने, सूरज रोशनी देता है, ये जो कह रहा है वो इसलिए सच है कि सभी यही कहेंगे अगर खुली आंखों से देखें। लेकिन अगर कोई अपनी आंखें बंद किए हुए है, या झूठ बोल रहा है, या अन्य किसी कारण से अगर कोई कह रहा है कि सत्य अंधेरा देता है, या अंधेरा देना नहीं मतलब सूरज रोशनी नहीं देता है, तो फिर अगर और वैसे ज़्यादा बहुमत में हो जाए, तो वो कहने वाला कि सूरज रोशनी देता है, वो तानाशाह नहीं है, वो सच बता रहा है, सत्य। तो सत्य और तानाशाही में यह अंतर है। लेकिन अगर कोई कहे कि नहीं, सबको अब बफे सिस्टम से खड़े होकर ही खाना खाना है, तो ये ज़रूर तानाशाही। व्यवस्था में भी खूब स्पेशलाइजेशन पनपा। पहले एक ही व्यक्ति सारा कार्यभार कर लेता था। क्षेत्रज्ञ, मनसबदार या जागीरदार सभी चीज़ें अपने क्षेत्र की संभाल लेता था। उन्हीं कामों के लिए हजारों हजार विभाग पनपे, और हर विभाग अपने को स्पेशलिस्ट ही मानते हैं, भले ही वह मलेरिया उन्मूलन ही क्यों ना हो। आजकल तो जनरलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट व्यवस्थाओं में यह द्वंद्व भी चलने लगा है कि जनरलिस्ट सुपीरियर है, जो हर काम कर सकता है या हर चीज़ देख लेता है, या स्पेशलिस्ट जो केवल एक ही चीज़ पे फोकस करता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं स्पेशलाइजेशन का विरोधी हूँ। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, कि किसी भी स्पेशलिस्ट को पहले जनरलिस्ट होना चाहिए। स्पेशलिस्ट से पहले वो जनरलिस्ट होना चाहिए। बस अगर कोई शरीर के किसी अंग का स्पेशलिस्ट बनने जा रहा है, तो उसका पूरा शरीर का स्पेशलिस्ट होना चाहिए, और पूरे शरीर के बारे में अच्छी तरह से जानना चाहिए। फिर एक अंग के बारे में थोड़ा ज़्यादा जान लेना चाहिए। तब उसके पास कोई आएगा तो वह उसको पहले और देख लेगा कि और कहीं तो नहीं है इसका, ये बीमारी की जड़, नहीं तो इस अगर यहीं पर है तो वहाँ पे वो ज़्यादा ध्यान देगा। आजकल लोग अगर स्पेशलिस्ट हो गए तो वो जनरलिस्ट होना भूल जाते हैं। ये सबसे बड़ी गई। और ये मैंने एग्जाम्पल दिया
केवल मेडिकल के क्षेत्र में, लेकिन ये जीवन के हर क्षेत्र में है। जो अपने को स्पेशलिस्ट बनते जा रहे हैं वह अपने को जनरलिस्ट नहीं मान रहे हैं या वह भूलते जा रहे हैं। ये बहुत दुखद और ख़तरनाक है। फिर यहाँ सावधान, बहुत दुखद और ख़तरनाक है। आजकल तो जनरलिस्ट बनाम स्पेशलिस्ट का झगड़ा ही चल निकला है। स्पेशलिस्ट मांग कर रहे हैं कि उनका महत्व, तनख्वाह, भत्ते सभी कुछ जनरलिस्ट से अधिक होना चाहिए, जबकि जनरलिस्ट मांग कर रहे हैं कि उन्हें चीज़ों का सम्यक ज्ञान है, इसलिए वो चीज़ों का बेहतर प्रबंध कर सकते हैं और उनका ये सब अधिक होना चाहिए। पोपटलाल जी ने जनरलिस्ट बनाम स्पेशलिस्ट का बड़ा ही सुंदर आयाम बताया। उन्होंने कहा कि जनरलिस्ट नाम रख लेने मात्र से ये नौकरशाह जनरलिस्ट थोड़े ही हो जाएंगे। सर्विसेज में जो जैसे IAS है इंडिया में, तो ये इनको माना जाए जनरलिस्ट हैं। फिर जो इंजीनियरिंग सर्विसेज हैं, मेडिकल सर्विसेज हैं, या इवन सिविल सर्विसेज के और दूसरे अंग हैं टैक्सेशन के या इंजीनियरिंग के, वो स्पेशलिस्ट हो गए। तो उन्होंने कहा कि जनरलिस्ट नाम रख लेने मात्र से ये नौकरशाह जनरलिस्ट थोड़े ही हो जाएंगे। ये सब भी खूब ऊंची ऊंची पगारों और सुविधाओं के पूरे हकदार हैं, क्योंकि ये स्पेशलिस्ट हैं। बहुत जगह पे जब यह विचारधारा कॉमन हो गई कि स्पेशलिस्ट ही महत्वपूर्ण है, तो जनरलिस्ट भी ज़बरदस्ती अपने को सिद्ध करने लगे कि हम भी स्पेशलिस्ट हैं। ये एक अजीब से टेंडेंसी चालू हुई कि जर्नलिस्ट भी अपने को स्पेशलिस्ट सिद्ध करने लगे कि हम भी अधिक महत्व के हकदार हैं, जबकि सच्चाई ये है कि जर्नलिस्ट तो स्पेशलिस्ट को भी होना ही होना चाहिए। वैसे तो ये स्पेशलिस्ट होते हैं प्रबंधन में, व्यवस्था में, लेकिन लोग यह भी कहते हैं कि साथ साथ ये स्पेशलिस्ट हो गए हैं बड़ी बड़ी योजनाएं बनाने और मिटाने। अब थोड़ा यहाँ व्यंग्य भी, मेरी कविता ही है कि आज के ज़माने का सबसे बड़ा व्यंग्य सच को भी व्यंग्य कहकर कहना पड़ रहा है। आज के ज़माने का सबसे बड़ा व्यंग्य सच को भी व्यंग्य कहकर कहना पड़ रहा है। तो वैसे तो ये स्पेशलिस्ट होते हैं नौकरशाह प्रबंधन में, व्यवस्था में, लेकिन लोग यह भी कहते हैं साथ साथ कि ये स्पेशलिस्ट हो गए हैं बड़ी बड़ी योजनाएं बनाने और मिटाने में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का बुरिया बिस्तर बंधवाने में, बंद कराने में, जनता से फासले बढ़ाने में। हमारी जो इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखें तो जो ट्रेनिंग होती है मसूरी में सिविल सर्विसेज की, वहाँ एक टर्म बताया जाता है OLQ, ऑफिसर लाइक क्वालिटी। और वो ब्रिटिश ज़माने से जो OLQ था, क्योंकि वहीं ट्रेनिंग हो रही है तो वही चला रहा है, और उसका केवल और केवल एक ही उद्देश्य होता है कि आम जनता से दूरी बनाए रहे। होना उल्टा चाहिए कि आम जनता में जाओ, उनका अंग समझो, उनकी सेवा करो, उनकी संवेदना के साथ जुड़ाव महसूस करो। लेकिन वहाँ दूसरी ही तरह से सिखाया पढ़ाया जाता है। उसी पर मैंने परीक्षा कहानी आपको सुनाई थी प्रेमचंद की, कि जहाँ वो दीवान अपनी जगह पर जब जिसको सेलेक्ट करना होता है, तो जो उसकी बैलगाड़ी फंसी हुई थी और बिना अपने कपड़ों की परवाह नहीं किए हुए वो उसके बैलगाड़ी को निकलवा देता है, बिना जाने कि ये बूढ़ा दीवान ही हमको रिक्रूट करने वाला है। तो गरीब आदमी की जिसने संवेदना हुई उसी को चुना जाता है। वही भाव होना चाहिए पूरी नौकरशाही में। लेकिन पहली बात तो वो नौकर हैं और अपने को नौकर के अलावा सब कुछ समझते हैं, पब्लिक को नौकर समझ रहे हैं और अपने को मालिक समझने लगते हैं। तो यही सब बदलना है। इसी सब के लिए ये भावगंगा है, नई विचारों के जो वास्तविक लोकतंत्र है, वास्तविक संवेदना का तंत्र है, वह व्यवस्था में भी हो, जीवन में भी हो, वह धर्म में भी हो, वह हर जगह हो।
और वह विज्ञान के आधार पे हो, अंधविश्वासों के आधार पे नहीं हो। बुद्ध का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या है कि उन्होंने धर्म में विज्ञान की कसौटी पर खरा जो उतरे वही उन्होंने धर्म माना, और जो अवैज्ञानिक है उससे अलग करते गए, धर्म का शुद्धिकरण करने की कोशिश की। धर्म में विज्ञान मतलब सत्य या सत्य की तलाश या सत्य की खोज। तो विज्ञान में जो सत्य है, जो धर्म में जो सत्य है उसी को माना, बाकी को हटा दिया, अंधविश्वासों को हटा दिया। अब और वह वैज्ञानिक हो गया, एक तरह से धर्म भी वैज्ञानिक तरीके से आया। अब आज ज़रूरत है बुद्ध के उस प्रयोग को आगे बढ़ाने की। अब जब लोकतंत्र आ गया है, व्यवस्थाओं में लोकतंत्र आ गया है, तो उसमें अब लोकतंत्र में भी दो चीज़ों को शामिल करना है। एक तो विज्ञान, लोकतंत्र में भी विज्ञान शामिल करना है, मतलब सत्य के आधार पर ही चलना है। जो धरती प्रकृति की ज़रूरतें हैं उसके आधार पर ले चलना है, और सच्चाई को जन जन तक पहुंचाना है। यह कैसा लोकतंत्र है कि सच्चाई ये है कि जनता मालिक है, और जनता से जाकर के पूछिए कि मालिक कौन है, तो वो जानती ही कि नहीं वो मालिक है। तो जब समाज के अंतिम छोर तक हर व्यक्ति को सत्य की जानकारी हो, तभी लोकतंत्र आ सकता है। और उस सत्य को जन जन तक ले जाने के लिए भगीरथों की ज़रूरत है। जैसे भगीरथ गंगा को जन जन तक ले गए थे दोबारा तपस्या करके शंकर की जटाओं से, तो आज सत्य को, वैज्ञानिकता को, धरती की ज़रूरतों को, धरती के अनुसार सामंजस्य में रह सकने को, इन सब बातों को जन जन तक ले जाने के लिए भगीरथों की ज़रूरत है। तो भाव गंगा ऐसे ही भगीरथों का एक जमघट बनना है। और उस समय भगीरथ ज़्यादा शक्तिशाली थे और ज़्यादा लंबी उम्र थी। उन्होंने 2 बार तपस्या किया, एक बार गंगा को धरती तक लाने के लिए, और एक बार शंकर की जटाओं से फिर जन जन तक बहाने के लिए धरती पर। आज इन सब चीज़ों को जन जन तक पहुंचाने के लिए हम धरती पर जो 700 से ज़्यादा करोड़ लोग हैं, सबको भगीरथ बनना पड़ेगा, और सबको अपने अपने तरह से भावगंगा बहाना पड़ेगा। आज दुनिया की और देश की आवश्यकता यही है। अब व्यवस्थाएं सत्य पर आधारित हों और इकोलॉजी पर आधारित हों, और दुनिया के हर व्यक्ति को सत्य का पता हो और इकोलॉजी का पता हो। इकोलॉजी भी एक सत्य ही है। धरती बची रहे, कैसे बची रहे, इसकी जानकारी हो। और ये कॉरपोरेट हाउसेस जो गवर्नमेंट्स को कंट्रोल करने लगे हैं, इसका सबसे बड़ा खतरा ये है, पर्यावरण के बारे में कभी, और रिसर्चेस किस किस तरह से करके क्या क्या सिद्ध किया जा सकता है, ये अपने में एक अलग डायमेंशन है। इस पर भी मेरा एक लेख है, उसके माध्यम से इस पर चर्चा करेंगे। कार्बाइड रिसर्च और सिजेरियन, आप इस व्यंग लेख के शीर्षक से ही चौंकेंगे कि कार्बाइड रिसर्च और सिजेरियन कैसे रिसर्चेस से कुछ भी प्रूव कर दिया जाता है। और इसीलिए जो आजकल के, क्योंकि स्पेशलिस्ट वो रिसर्च कर रहे हैं ना, तो वो अपने ज्ञान को अजीब तरीके से पेश कर रहे हैं, और इसीलिए ज़्यादातर रिसर्चेस की फिर दूसरा एक रिसर्च उसको काटता है, चाहे मेडिकल के क्षेत्र में हो, चाहे कई चीज़ें जगहों पे। वो सत्य की खोज नहीं कर रहे हैं, वो स्पेशलिस्ट किसी की नीड की पूर्ति के लिए रिसर्च, प्रायोजित रिसर्चेस भी आजकल कराए जाते हैं। तमाम सारे इंडस्ट्रियलिस्ट रिसर्च करा रहे हैं। एक तरह से वो अपना प्रचार प्रसार के मीडिया तंत्र तैयार कर रहे हैं उस रिसर्चेस के माध्यम से। तो एक रिसर्च ने ये कहा कि जो ये गरीब हैं, जो लकड़ी जलाते हैं, और इनकी जो जीवन शैली है वो धरती के लिए बहुत खतरनाक है।
प्रकृति के लिए बड़ी खतरनाक है। वो गरीब धरती पर इतने सालों से रहते रहे, वो खतरनाक नहीं हुए, लेकिन आज जो एक एक गाड़ियाँ जिनकी इतना ज़्यादा प्रकृति को प्रभावित कर रही हैं, अब वो खतरनाक नहीं है। अब खतरनाक कौन है? वो जो बेचारा गरीब है, जो मछली मार के खा रहा है, जो पेड़ों में जंगलों में रह करके आदिवासी हैं, जो फल खा रहे हैं, या थोड़ा बहुत जो लकड़ी जला करके खाना बना ले रहे हैं। उतना अगर प्रकृति काफ़ी है, पेड़ पौधे बहुत हैं, तो लकड़ी जलाने से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, उतना वो सोख करके ऑक्सीजन बना देते हैं। उससे खतरा नहीं है। करोड़ों साल से धरती को उससे खतरा नहीं हुआ, लेकिन आज सिद्ध किया जा रहा है कि गरीब ही सबसे ज़्यादा पोल्यूशन कर रहा है। नदियों का जहाँ तक पोल्यूशन है, गरीब के वहाँ कोई भी हरकत करने से नदियाँ पोल्यूटेड नहीं होती। अगर वो वहाँ पर फूल चढ़ाता है, इवन वहाँ पर अगर वो मतलब वर्स्ट टू वर्स्ट मैला भी वहाँ चला जाता है मनुष्य का या जानवर का, तो भी नदियों के प्रवाह में इतनी शक्ति है कि वो उसको शुद्ध कर लेती हैं, और उसका वो जो वेस्ट है वह वहाँ के जीव जंतु इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन आजकल जो केमिकल्स जो हम वो डाल रहे हैं फसलों में कीड़ों से रक्षा के लिए, या इधर उधर और जो कीटनाशक, वो जब बह बह करके नदियों में जाता है, या जो इंडस्ट्रीज उसके बगल में लगी हैं उनका जो वेस्ट वहाँ बह बह करके जाता है, या जो हम मूर्तियाँ विसर्जित कर रहे हैं, जो पेंट्स हैं वो बह बह करके वहाँ जाते हैं, वो वहाँ पर रह रहे जीव जंतुओं को नष्ट करते हैं और नदी को नष्ट करते हैं। ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ का ये एक जो गरीब देश हैं, उनको और उनके आत्मविश्वास को तोड़ने के लिए और उनकी जीवन पद्धति को अपने हिसाब से ढालने के लिए, उनको अपना मार्केट बनाने के लिए, जैसे मैंने हाथ से अगर आम खा लिया, तो जो कटलरी बनाने का विशेषज्ञ हैं या जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो कहेंगे कि हाथ से आम खाना ये तो पिछड़ापन है। तो बहुत सारे लोग विश्वास कर लेंगे, हाँ हमको पिछड़ा नहीं रहना है, हमको मॉडर्न दिखना है, तो उस पद्धति को छोड़ देंगे और उनकी कटलरी बिकेगी, आपका हाथ बेकार हो जाएगा। यही सबसे बड़ा ख़तरा है। तो इस तरह के रिसर्चेस भी कर कर के दिखाए जा रहे हैं कि हम बेकार हो जाएं, हम उनके द्वारा दी गई बैसाखियों को अपने पैरों से ज़्यादा महत्वपूर्ण समझने लगें। हमको उस तरफ ठेला जा रहा है। इसीलिए सावधान करने की ज़रूरत है, सावधान होने की ज़रूरत है, आंखें खुली रखने की ज़रूरत है। तो वैसे तो ये स्पेशलिस्ट होते हैं प्रबंधन में, व्यवस्था में, नौकरशाहों की बात हो रही है, लेकिन लोग यह भी कहते हैं कि साथ साथ ये स्पेशलिस्ट हो गए हैं बड़ी बड़ी योजनाएं बनाने और मिटाने में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का बुरिया बिस्तर बंधवाने में, जनता से फासले बढ़ाने में, नियम कानून के मकड़जाल बुनने में तथा लोगों को उसमें उलझाने में, चीज़ों को टालने में, ट्रांसफ़र करने में, कराने में, रोकने में, रुकवाने में, विदेशों में ट्रेनिंग की जुगाड़ लगाने में और लगवाने में, सफलता का सेहरा अपने सर पर और दोष दूसरे सर के सर मढ़ने में, सफलता का सेहरा अपने सर पर और दोष दूसरों के सर मढ़ने में, नौकरशाही अपने आप में एक विशेष स्पेशलाइजेशन हो गई है हिंदुस्तान में विशेष रूप से, और जहाँ जहाँ है हर जगह नौकरशाही अपने, क्योंकि यहाँ जो सोचा गया था कि ब्यूरोक्रेसी स्टील फ्रेम है और वो यहाँ के व्यवस्था को एक मजबूत ढांचा देगी, लेकिन वह मजबूत स्टील फ्रेम जनता के अगर संवेदना का विकास हो गया होता, ट्रेनिंग सिस्टम बदला गया होता, तो शायद स्टील फ्रेम रह जाता। अब ये स्टील फ्रेम बन गया
अपने फ़ायदे के लिए, लोगों के फ़ायदे के लिए। और ये स्टील फ्रेम अपने आप में एक स्पेशलाइजेशन हो गया जिसने लाभ कम देश को नुकसान ज़्यादा दिया। साहित्य में भी खूब स्पेशलाइजेशन पनपा। कहानी, कविता, व्यंग्य, उपन्यास, रिपोर्टाज, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण आदि। स्पेशलाइजेशन इतने व्यापक और हावी हो गए कि हर लेखक से यह उम्मीद की जाने लगी या यह सलाह दिया जाने लगा कि वह अपनी एक विधा तलाशे और उसी में लिखे। यदि कोई रचनाकार कई विधाओं में लिखने लगे तो इसे विधा दोष माना गया। जैसे मैंने तो ज़्यादातर डायरियाँ लिखी और उन्हीं डायरियों से चीज़ें आ गईं, तो उसमें कहानी भी है, कविता भी है, व्यंग्य भी है, उपन्यास भी है, यात्रा के बारे में भी है और पता नहीं क्या क्या नई नई तमाम सारी चीज़ें हैं। और विधाओं में भी फिर नई विधाएं और उन विधाओं की सीमाओं को भी तोड़ना, क्योंकि सारी विधाओं को मैं एक बर्तन मानता हूँ और उसमें जो भरा जा रहा है वो कंटेंट है, जो विचार है, जो भाव है। लेकिन लोग भाव को दरकिनार करके अब विधाओं के पीछे पड़ गए कि विधा ही बहुत महत्वपूर्ण है और सारी स्पेशलाइजेशन उन्हीं विधाओं के आधार पर पैदा होने लगी। कई बार लोगों ने मुझे कहा कि पांडे जी, आप इतनी अलग अलग विधाओं में लिखते हैं तो इसी से लिए आपकी पहचान नहीं बन पा रही है। आप एक विधा तलाश लीजिए और उसी में खूब अभ्यास करिए, उसी में खूब महारत हासिल करिए, उसी में स्पेशलाइज करिए, तो आपकी पहचान बनेगी। तो हमने कहा कि इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा? तो उन्होंने कहा कि अगर जैसे कोई पहलवान है और एक दांव साध लेता है तो फिर वो कहीं भी उस दंगल में वो हम सबको पछाड़ देगा। तो आप किसी एक में स्पेशलाइज हो जाइए, फिर आप टॉप पे आ जाएंगे। तो हमने कहा भैया, मैं किसी दंगल में नहीं हूँ, न किसी को पछाड़ना चाहता हूँ। मैं तो जो मस्ती में आ रहा है वो लिख रहा हूँ, जो मस्ती में आ रहा है वो बोल रहा हूँ, जो देख रहा हूँ वो बोल रहा हूँ। और मैं यही लोगों से कहता हूँ कि मैंने ऐसा देखा है, ऐसा सोचा है, ऐसा जाना है। आप भी अपनी खुली आँखों से रखिए और अगर आप पाइए कि इस तरह के विचार में कोई सार्थकता है तो उसको और आगे बढ़ाइए, चाहे उसमें और इनोवेशन भी करिए, और आप गलत पाइए तो इसका विरोध करिए। मैं तो खुली बात कहता हूँ हमेशा, लेकिन किसी एक खांचे में बंद करके हम पूरे समष्टि को नहीं देख सकते हैं और पूरी धरती के हिसाब से न सोच सकते हैं और न उसके लिए काम कर सकते हैं। तो ये जो स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट्स में हुआ, अब उन सब्जेक्ट्स के अंदर, जैसे साहित्य एक सब्जेक्ट है, अब उस साहित्य के अंदर भी इतने स्पेशलाइजेशन होने लगे हैं कि एक खतरे की घंटी वहाँ भी बज रही है। मेरी एक किताब जो, अच्छा, मैंने कभी किसी पुरस्कार के लिए कोई कोशिश नहीं किया, कभी मैंने किताबें अपने पुरस्कार के लिए कहीं भेजी भी नहीं, लेकिन कई पुरस्कार मिल गए तो वो प्रकाशक भेज देता था। और मुझे उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से 4 बार 4 अलग अलग किताबों पर 4 अलग अलग विषयों पर पुरस्कार मिला। तो हमारे एक इनकम टैक्स के मित्र ने, क्योंकि लोगों को हमेशा वो जो हो रहा है उसी हिसाब से लोग सोचते हैं, तो उन्होंने कहा पांडे जी, आपने किसको साध लिया है कि आपको 4 बार पुरस्कार मिल गया? हमने कहा कि चारों बार मुझे अलग अलग विषयों पे मिला, तो सारे विषय के स्पेशलिस्ट को मैं नहीं साध सकता। स्पेशलिस्ट के पास जाता ही हैं किताबें, वैसे उस स्पेशलिस्ट का पता करके लोग उसके पीछे पीछे भी जाते हैं, वो अलग विषय है। फिर मैंने कहा कि चारों बार अलग अलग सरकारें रहीं, तो ये भी नहीं कि किसी एक सरकार के कुछ लोगों को मैंने साध लिया हो। चारों बार अलग अलग डायरेक्टर्स रहे कि कोई मेरा मित्र डायरेक्टर हो जो मुझे पुशअप कर रहा हो, तो हर बार अलग अलग रहा। तो मैंने कहा हो सकता है एक ही चीज़ सध गई हो और जिससे मुझे 4 बार पुरस्कार मिल गया, कि हो सकता है ईश्वर सध गया हो सकता है समष्टि सध गई हो, या हो सकता है मेरी कलम ही सध गई हो, जो भी हो, लेकिन हर बार अलग अलग। तो ये स्पेशलाइजेशन कहाँ कहाँ तक कितनी जकड़न पैदा कर रहा है, कितना ख़तरनाक हो रहा है। तो यदि कोई एक बार एक पुरस्कार, एक किताब कहीं गई थी पुरस्कार के लिए मेरा, तो उसमें एक विशेषज्ञ ने ये लिखा कि इसमें विधा दोष है, क्योंकि इसमें कविता और
मतलब जो तख्ती के अक्षर है, शिक्षा पर किताब है, लेकिन उसमें गांव के स्कूल जाते बच्चे कविता है और उसके अलावा बाकी सब लेख है। तो कविता भी लेखों के बीच में है, इसलिए विधा दोष हो गया कि कविता और लेख दोनों एक साथ एक किताब में कैसे आ गए, जबकि टॉपिक पर हैं। लेकिन अब जो स्पेशलिस्ट हैं वो कुछ भी सिद्ध कर सकते हैं, तो इसीलिए सावधान। अभी तो हर तरफ नित नए नए स्पेशलाइजेशन पनप रहे हैं। अभी फैलती हुई माया है। साइंटिस्ट्स कहते हैं अभी एक्सपेंडिंग यूनिवर्स है। जैसे यूनिवर्स बनना शुरू हुआ तो उसके बाद बनने के बाद फैलना शुरू हुआ। एक ऐसा भी समय आएगा कि फिर यूनिवर्स सिकुड़ने लगेगा, कंट्रैक्टिंग यूनिवर्स हो जाएगा। तो एक्सपेंडिंग यूनिवर्स को मैंने फैलती हुई माया कहा। अभी तो हर तरफ नए नए स्पेशलाइजेशन पनप रहे हैं। अभी फैलती हुई माया है, इसीलिए इस समय ब्रह्मांड को एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, फैलता हुआ ब्रह्मांड कहा जा रहा है। संभव है भविष्य में कभी ब्रह्मांड सिमटने लगे, माया सिमटने लगे, तब विविध विषयों को, विविध आयामों को, विविध प्रक्रियाओं को मिलाकर फिर एक करने की प्रक्रिया शुरू होगी। फिर संभव है भविष्य में कभी ब्रह्मांड सिमटने लगे, माया सिमटने लगे, तब विविध विषयों को, विविध आयामों को, विविध प्रक्रियाओं को मिलाकर एक करने की प्रक्रिया शुरू होगी। एक दिन पोपटलाल जी सुबह सुबह आधम के, एक दिन आपको बताया कि पोपटलाल जी एक ऐसा कैरेक्टर जो मेरे व्यंग को और गति और धार देने के लिए बीच बीच में इस्तेमाल कर लिया जाता है। एक दिन पोपटलाल जी सुबह सुबह आधम के, उन्होंने कहा यार तुम्हारा माया और स्पेशलाइजेशन का विचार तो बहुत मौलिक है, तुम्हारा माया और स्पेशलाइजेशन का विचार तो बहुत मौलिक है, इससे तो तमाम सारी उलझी गुत्थियां भी सुलझ जाती थी। इससे तो तमाम सारी उलझी गुत्थियां भी सुलझ जाती हैं। गुत्थियां भी सुलझी दिखती हैं। मैं बहुत दिनों से उलझा हुआ था कि ध्यान क्या है। मैं बहुत दिनों से उलझा हुआ था कि ध्यान क्या है, अहंकार क्या है तथा मोक्ष क्या है, तथा इनके मौलिक तत्व क्या हैं। तुम्हारी ये थीसिस पढ़कर तो सभी कुछ स्पष्ट हो गया। मैं बहुत दिनों से उलझा हुआ था कि ध्यान क्या है, अहंकार क्या है, मोक्ष क्या है, तथा इनके मौलिक तत्व क्या हैं। तुम्हारी ये थीसिस पढ़कर तो मुझे सब कुछ स्पष्ट हो गया। मैंने कहा तुम खुद ही मन में स्पष्ट कर लोगे या मुझे भी कुछ बताओगे? तुम खुद ही मन में स्पष्ट कर लोगे या मुझे भी कुछ बताओगे? उन्होंने कहा सुनो, बड़ी ही गूढ़ व्याख्या एकाएक सरल तरीके से संभव हो गई। उन्होंने कहा सुनो, बड़ी ही गूढ़ व्याख्या एकाएक सरल तरीके से संभव हो गई। पोपटलाल जी कह रहे हैं कि सुनो, चिड़िया फिर खूब चहचहाने लगी, बड़ा आनंद आता है, और उधर पार्क में बच्चे भी खेलते हैं, उनकी भी आवाज़ें आती रहती हैं। उन्होंने कहा सुनो, बड़ी ही गूढ़ व्याख्या एकाएक सरल तरीके से संभव हो गई। अहंकार क्या है? अपनी विशिष्टता, अपने स्पेशलाइजेशन का भान, आभास, एहसास या ज्ञान ही अहंकार है। अहंकार क्या है? अपनी विशिष्टता, अपने स्पेशलाइजेशन का ज्ञान, आभास, एहसास या ज्ञान ही अहंकार है। हम स्पेशल हैं, हम में स्पेशलाइजेशन है, हम अलग हैं, इसलिए हम श्रेष्ठ हैं, ये अहंकार है। और हम वही जहाँ से शुरुआत हुई थी यात्रा की, हम ब्रह्मकण हैं, विराट के अंग हैं, ये है एहसास, यही स्वाभिमान है, अहंकार से अलग। अभिमान और स्वाभिमान में अंतर एक दो दिन पहले मैंने बताया था। देखिए वही भाव यहाँ भी फ्लो कर रहा है। अहंकार क्या है? अपनी विशिष्टता, अपने स्पेशलाइजेशन का भान, आभास, एहसास या ज्ञान ही अहंकार है।
हम स्पेशल हैं, हम में स्पेशलाइजेशन है, हम अलग हैं, इसीलिए हम श्रेष्ठ हैं और इसीलिए अहंकार है। अहंकार और कुछ नहीं है, अपना एक अलग होने का भाव, स्पेशल होने का भाव, यही अहंकार है। और अपने स्पेशलाइजेशन के एहसास का, अपने अहंकार का त्याग ही ध्यान है। अपने स्पेशलाइजेशन का या अहंकार का त्याग ही ध्यान है। ध्यान में अगर हम ये महसूस करें कि हम इस ब्रह्मांड के कण हैं, वही जहाँ सब कुछ हिरण्यगर्भ में था और वही वहाँ से ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही था, तो वह ब्रह्म अभी भी उसी ब्रह्म का एक अंग, अंश या कण हम हैं, ये भाव, यही ध्यान है। हम अलग हैं, स्पेशलाइज्ड हैं, सारे स्पेशलाइजेशन छोड़ते चले जाइए, तो फिर आप ध्यान में उस ब्रह्म कण का जब एहसास करने लगते हैं, तो यही ध्यान है। अपने स्पेशलाइजेशन के एहसास का और अहंकार का त्याग ही ध्यान है। अपने स्पेशलाइजेशन का, अपनी विशिष्टता के एहसास की समष्टि में विलय या समष्टि में ऐसी विलय हैं आप, उसका एहसास, यह प्रक्रिया ही योग है। हम उस समष्टि से जुड़े हुए हैं। हम स्पेशलाइज होते होते अलग दिखने लगे हैं, लेकिन हैं वही, हम वही ब्रह्ममय, जो ब्रह्म से ही पूरा सब कुछ हिरण्यगर्भ था और सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म, तो उसे ब्रह्म कह लीजिए, ब्रह्मकर्ण कह लीजिए, ब्रह्म अंश कह लीजिए, ब्रह्म अंग कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, हम वही हैं। उसका एहसास, यही ध्यान है। अपने स्पेशलाइजेशन का, अपनी विशिष्टता के एहसास की समष्टि में विलय, यह प्रक्रिया ही योग है। सबसे जुड़े हुए हैं आप, वह प्रक्रिया योग है और इस प्रक्रिया की चेतना ही ध्यान है। और इस प्रक्रिया, इस योग का जो एहसास करते हैं आप बैठ करके या जिस रूप में भी, जहाँ भी, जैसे भी, जब आप उस प्रक्रिया का एहसास करते हैं तो वो ध्यान है। ध्यान के द्वारा आप इस योग को हासिल करते हैं। संक्षेप में आप अपना स्पेशलाइजेशन भूल जाइए, तुरंत ध्यान लग जाएगा। संक्षेप में आप अपना स्पेशलाइजेशन भूल जाइए, तुरंत ध्यान लग जाएगा। जहाँ माया गई, ब्रह्म का एहसास शुरू। जहाँ माया गई, ब्रह्म का एहसास शुरू। जहाँ स्पेशलाइजेशन गया, ब्रह्म का एहसास शुरू। जहाँ स्पेशलाइजेशन भूला, ब्रह्म का एहसास शुरू। लोगों ने तमाम तरीके आजमाए ध्यान के लिए, तमाम साधकों के पास गए, किंतु ध्यान कभी संभव हुआ भी और कभी नहीं हुआ। किंतु ध्यान कभी संभव हुआ भी और कभी नहीं हुआ। ध्यान के लिए कोई हंसाता है, कोई रुलाता है, कोई कुदाता है, कोई नचाता है, कोई बैठाता है, कोई चिल्लवाता है, कोई त्याग कराता है, कोई भोग कराता है, कोई कुंडली खोलता है, कोई खुलवाता है। क्या क्या हुआ? लोगों ने तमाम तरीके आजमाए ध्यान के लिए, तमाम साधकों के पास गए, किंतु ध्यान कभी संभव नहीं हुआ। कभी कभी संभव हो भी गया, कभी नहीं हुआ। ध्यान में कोई हंसाता है, कोई रुलाता है, कोई कुदाता है, कोई आंसू गिरवाता है, कोई हंसाता है, कोई नचाता है, कोई बैठाता है, कोई चिल्लवाता है, कोई ध्यान कराता है, कोई भोग कराता है, और कोई कुंडली जागृत करता है, और कोई कुंडली खोलता है, कोई क्या क्या हो, अलग अलग चक्रों में ले जाता है। लेकिन मैं कहता हूँ, ये पोपटलाल जी कह रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ तुरंत ध्यान संभव हो जाएगा। बस अपने स्पेशलाइजेशन का भाव छोड़ दो, अपनी माया भूल जाओ। बस मैं कहता हूँ तुरंत ध्यान संभव हो जाएगा। अब बस अपने स्पेशलाइजेशन का भाव छोड़ दो और माया भूल दो। और माया भूलना केवल एक माया नहीं भूलना है, एक स्पेशलाइजेशन नहीं है। आप मान लीजिए कि कंप्यूटर इंजीनियर हैं, तो आपका एक स्पेशलाइजेशन है कि आप कंप्यूटर इंजीनियर हैं। दूसरा स्पेशलाइजेशन ये आपका हो गया कि आप इस जाति के हैं। तीसरा स्पेशलाइजेशन आप ये भी हो सकता है इस धर्म के हों। चौथा स्पेशलाइजेशन है कि आप इस ग्रुप के हैं, इस एलीट ग्रुप के हैं, कैपिटलिस्ट ग्रुप के हैं। पांचवा स्पेशलाइजेशन ये हुआ कि आप ये इस देश के हैं। छठवां स्पेशलाइजेशन इसी बात का है कि आप मनुष्य हैं।
तो आप अन्य जीव जंतु वनस्पतियों से श्रेष्ठ हैं। वो आपका श्रेष्ठता का दूसरा स्पेशलाइजेशन है। ये सारे स्पेशलाइजेशन भूलने पड़ेंगे। केवल आप अपने को जब ब्रह्म कण मानेंगे या ब्रह्म का अंश मानेंगे या विराट का अंश मानेंगे, जब सारे स्पेशलाइजेशन पिघल जाएंगे तब आपकी माया जाएगी। एक चीज़ ये ध्यान रखना, एक स्पेशलाइजेशन ख़त्म करने से माया आपकी नहीं गई। जब आप जितने आपने स्पेशलाइजेशन के परत दर परत ओढ़े हुए हैं, सबको आप ओढ़े रहिए, लेकिन ये जान लीजिए कि ये हम नहीं हैं, ये हमारी परतें हैं। और जो बाकी लोग हैं उन परतों से अलग वह भी हैं, वह उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना आप हैं। आप उनसे श्रेष्ठ नहीं हैं। ये श्रेष्ठता का भाव, ये अहंकार, ये माया है। जहाँ मनुष्य कहता है कि हम सबसे श्रेष्ठ हैं और तुम बड़े पुण्य से हमें मनुष्य का तन मिला है, ये एक दूसरे तरह का अहंकार है, ये भी माया है। सब ब्रह्म ही ब्रह्म है, तो इसमें फिर ये कैसे? और अगर इतने पुण्य से मनुष्य का शरीर मिला है और मनुष्य की वजह से धरती को खतरा उत्पन्न हो गया है और किसी जीव जंतु वनस्पति से खतरा नहीं उत्पन्न हुआ है, तो फिर मनुष्य का ये अहंकार कि हम श्रेष्ठ हैं किस बात के लिए? और दूसरी बात ये, मनुष्य श्रेष्ठ है ये किसने कहा है, किसने गवाही दी है? किसी न किसी मनुष्य ने लिखा है या किसी न किसी मनुष्य की लिखी किताब ने लिखा है। तो ये बहुत हर तरह की माया को हटाना पड़ेगा, तब हम सम्यक रूप से इस सृष्टि के साथ, धरती के साथ पूरी तरह से खुशी के साथ सामंजस्य में रह पाएंगे। और रहा मोक्ष का सवाल, लेकिन मैं कहता हूँ तुरंत ध्यान संभव हो जाएगा, बस अपने स्पेशलाइजेशन का भाव छोड़ दो और माया भूल जाओ। और अब ये आखिरी सेंटेंस सुना करके अपनी ये बात माया और स्पेशलाइजेशन का यहाँ समाप्त करते हैं। अभी इसके करीब 1.5 पेज बचे हुए हैं जिस पर चर्चा कल होगी, लेकिन आज आप लोगों के साथ होने से ये चर्चा बहुत और गहरी हो गई और अनायास, और जो उसके तमाम सारे इंटरनल डिस्कशंस हुए वो बहुत अच्छे रहे। और आप लोगों के वही सिनर्जी जब होती है, आपकी ऊर्जा और हमारी ऊर्जा मिल करके जो सिनर्जी उत्पन्न होती है वो बहुत काम करती है। और रहा मोक्ष का सवाल, तो जब स्पेशलाइजेशन का भाव मिटता है तो वह योग या ध्यान होता है। जब स्पेशलाइजेशन का भाव मिटता है, हम सबसे जुड़ने लगते हैं, एक ही महसूस करते हैं, हम सब ईश्वर हैं, हम सब ब्रह्म हैं, तो वह योग या ध्यान होता है। लेकिन जब स्पेशलाइजेशन ही मिट जाता है, तिरोहित हो जाता है, तो मोक्ष घटित हो जाता है, संभव है। जब स्पेशलाइजेशन का भाव मिटता है कि हम ये नहीं हैं, हम केवल कंप्यूटर इंजीनियर ही नहीं हैं, जब ये स्पेशलाइजेशन मिटा तो फिर आप बाकी से जुड़ने लगते हैं। लेकिन जब स्पेशलाइजेशन ही मिट जाता है, तिरोहित हो जाता है, तब मोक्ष घटित होता है। वो स्पेशलाइजेशन फिर आपकी शक्ति नहीं रह गई, फिर आपकी आंतरिक जो शक्तियाँ प्रस्फुटित होती हैं और वह आप समष्टि को देने लगते हैं, तो वह मोक्ष घटित हो जाता है, संभव हो जाता है। तो यहाँ तक ये रहा। भुवनेश्वर जी ने लिखा है कि स्पेशलाइजेशन अहंकार का त्याग ही ध्यान है। आज का आपका भाव साबित कर दिया कि आप स्वामी नारायण के परिवार से जुड़े हुए हैं। भुवनेश्वर जी, जो भी हम बोल रहे हैं वह मैंने जो अनुभव किया है मैं वो बोल रहा हूँ। मैं अपने जो मैंने देखा है वो बोल रहा हूँ। किसी ने और क्या कहा, क्या किया, मैं उस पर नहीं जाता और आप उसी अनुसार मुझे परखिए। अगर मेरी कहीं किसी और से सामने नज़र आए तो वह भी स्वीकार है, और अगर आप इसमें कोई कमी पाएँ, कोई इससे विरोध आपके विचारों में हो, या
इसमें कोई असत्य पाएँ या इसमें कोई चर्चा के बिंदु पाएँ या इसमें कहीं कोई और सोचने की गुंजाइश पाएँ तो वो ज़रूर लिखिएगा। उससे और बात और आगे बढ़ेगी और थोड़ा और परिष्कृत होगा, सबके लिए उपादेय होगा। गंगा वही है जो सबके लिए कल्याणदायिनी हो। तो उस तरह की गंगा ही बहाने का हम लोगों का उद्देश्य है। और चलते चलते चूँकि बात एक याद आ गई है, वो आपको सुनाना चाहेंगे। ये जो फैशन डिज़ाइनिंग पे हो सकता है इसमें असहमति के बिंदु हों, लेकिन एक बड़ी अजीब घटना मेरे साथ हुई। मैं एक बार फ्लाइट से चेन्नई से शायद दिल्ली जा रहा था, तो मेरे बगल में एक लड़की बैठी हुई थी। तो कोई स्टूडेंट बच्ची रही। ऐसे यूं ही बातचीत होने लगी। मैं अपना किताब वगैरह पढ़ रहा था या कुछ लिख रहा था, तो उसने पूछा कि आप क्या करते हैं। मैंने कहा कि वैसे तो नौकरी करता हूँ, लेकिन तो एक लिख क्यों रहे हैं। तुमने कहा कोई कविता या विचार आता है तो उसको जॉट डाउन कर लेता हूँ ताकि बाद में उसको और विस्तार दे सकूँ। तो मैंने कहा तुम क्या करती हो। तो उसने कहा कि मैं फैशन डिज़ाइनिंग में मेरा सिलेक्शन हो गया है, मैं ज्वाइन करने जा रहा हूँ। तो यही सब बातें जो स्पेशलाइजेशन का और फैशन डिज़ाइनिंग का, और कपड़ा अगर बन गया है तो जब तक वो फट न जाए उसको पहनना चाहिए। और पुराना कपड़ा पहनने से और ज़्यादा वो आनंददायक भी रहता है, कंफर्टेबल रहता है, भले ही देखने में नया अच्छा लगता हो। और बचपन में एक सेंटेंस अक्सर पढ़ा बता दिया गया, वो अभी भी है कि पुराने कपड़े पहनो लेकिन नई किताबें खरीदो। तो कपड़ों पे कभी ध्यान ही नहीं आए, चाहे जितना पुराना हो। और धरती पर वो बात कि धरती सबके ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसके पास पर्याप्त संसाधन है, लेकिन किसी के फैशन और लोभ को पूरा करने के लिए नहीं है। ये पूरा यात्रा जो चेन्नई से दिल्ली की 3 घंटे की है, वो इसी पे होती रही। और मुझे आश्चर्य हुआ जब वो उतरने लगी, फ़्लाइट से जाने हम लोग उतरने लगे, फ़्लाइट पहुंची अपने डेस्टिनेशन पे, तो उसने कहा जब फ़्लाइट दिल्ली में उतरने लगे तो जाते जाते उसने कहा कि अंकल अब मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग नहीं ज्वाइन करूँगी, अब मैं कुछ और कैरियर परस्यू करूँगी। ये बड़ी विचित्र घटना मेरे साथ हुई। तो ऐसी अजीब अजीब घटनाएं होती रहती हैं। ठीक है, फ़ैशन डिज़ाइनिंग का मैं विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन फ़ैशन डिज़ाइनिंग में नई नई चीज़ें निकालो। लेकिन ये कहो कि अगर आपके पास पुराने कपड़े हैं और अच्छे दिखते हैं तो उसको पहनते रहो, ये भी एक शामिल कर लो, कोई बात नहीं है। लेकिन पुराने जितने हैं केवल इसलिए क्योंकि मोहरी आज से 10 साल पहले जो चल रही थी वो है, इसलिए अब उसको डिस्कार्ड कर दो, फेंक दो, यह उचित नहीं है। धरती इतना बोझ नहीं बर्दाश्त कर पाएगी। तो आज अजीबोगरीब तरीके का ये अपनी भावगंगा का प्रवाह रहा, और कल फिर हम लोग मिलेंगे सुबह 7 बजे। एक चीज़ मैं अब आजकल रोज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप YouTube पे भी जुड़े हुए हैं तो वहाँ जाकर गिरीश पांडे चैनल जिसमें ये रोज़ आ रहा है, वहाँ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और हमारे कुछ मित्रों ने भावगंगा करके गिरीश पांडे एक ग्रुप बनाया है, जिसमें जो लोगों को भावगंगा बहुत अच्छा लगता है उनका समूह बनाया है। वहाँ पे सुझाव, विचार और प्रश्न ये सब भी देते हैं। सतीश सिंह जी का वो प्रश्न उसी भावगंगा पर आया हुआ है, जिसका कि मैं आज तो उत्तर नहीं दे पाया, कल उत्तर दूंगा। तो ये भी प्रयोग लोग कर रहे हैं। तो आप जहाँ पर अगर आपको अच्छा लगता है जो अंक, उसको अपने मित्रों में शेयर ज़रूर करिएगा। और बहुत खुशी हुई आज बचपन के कुछ सहपाठी भी अब मेरे इस भावगंगा को जब उन्होंने सुना तो उनको भी अच्छा लगा, क्योंकि कहा जाता है कि घर की मुर्गी साग बरोबर।
तो घर की मुर्गी भी आप लोगों को अच्छी लग रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।